was elected with great hope and promise by 16 crore people of UP. He was their big hope. 2 years after his massive triumph, has Akhilesh Yadav succeeded in changing the narrative from politics based on caste and identity to pushing a development agenda? We'll ask that question to the Chief Minister of Uttar Pradesh for the first session this morning. Ladies and gentlemen, can I request you to raise a warm round of applause as I introduce to the India Today conclave the Chief Minister of Uttar Pradesh, Akhilesh Yadav. Welcome, sir. Thank you very much, Akhilesh. It's great to have you with us at the India Today conclave. बहुत बहुत शुक्रिया और माफी चाहता हूँ आपके बीच थोड़ा समय से विलंब से। नहीं, काफी सारी लाल बीकन्स थी आपके कॉन्वॉय में, फिर भी आप ट्रैफिक में फंस गए। आप भी आम आदमी बन रहे हैं। मुश्किल ये है कि हवा में किसी के पास लाल बत्ती नहीं है, वहाँ भी मुझे बहुत वेट कराया। वहाँ पे भी वेट कराया। ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स है जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं डेवलपमेंट एजेंडा को लेके। 2 साल हो गए आपको मुख्यमंत्री बने। आप हमारे इस ऑडियंस को समझाइए कि आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश की राजनीति को आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से हटाते हुए डेवलपमेंट एजेंडे पे आप अपने हिसाब से किस हद तक ला पाए? देखिए, उत्तर प्रदेश में पिछले 2 वर्ष से समाजवादी पार्टी ने काम किया है और बहुत सारे नए फैसले लिए हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी हम लोग लेकर के आए, उसको लेकर के काफ़ी अच्छा माहौल बना है। कुछ लोग, मैं उदाहरण के लिए कह सकता हूं कि आईटी सिटी पे बहुत दिनों से लखनऊ शहर में चाहते थे कि आईटी सिटी बने। एससीएल और उत्तर प्रदेश सरकार इसमें कामयाब हुई है कि आज एक आईटी सिटी लखनऊ में बनने जा रही है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 6 लेन एक्सपेंडेबल टू 8 लेन, उसकी जितनी भी प्राइमरी चीज़ें थी, अलाइनमेंट और धारा 4, उस पर भी काम बहुत तेजी से काम हो रहा है। प्री बिड कॉन्फ्रेंस हो गई, देश की जितनी भी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां सब आई हैं। मैं समझता हूं बहुत जल्दी वो प्रोजेक्ट भी आपका आगे बढ़ जाएगा। टूरिज्म में काम किया है, इंडस्ट्री में काम किया है, एग्रीकल्चर सेक्टर में काम किया है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जिसमें समाजवादी पार्टी की सरकार में काम न किया हो। सोशल स्कीम्स तमाम सरकार ने चलाई हैं। बेरोजगारी भत्ता है, कन्या विद्याधन है, 10वां पास बेटियां मुस्लिम और अल्पसंख्यक उनकी मदद है, लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन है और हेल्थ सेक्टर में बड़े काम हुए हैं। 3 नए मेडिकल कॉलेज बनाने में हम लोग कामयाब हुए हैं। 500 MBBS सीटें हम लोगों ने पाई हैं, देश में किसी प्रदेश ने नहीं पाई होंगी। इसी तरह जो किसान दुर्घटना बीमा है उसको भी हम लोग काम करने में सफल हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से को 4 लेन से जोड़ें, उसमें भी हम सफल हुए हैं कि लगभग 14 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हम लोग 4 लेन से कनेक्ट करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश क्योंकि बड़ा प्रदेश है, देश का सबसे बड़ा आबादी वाला प्रदेश है। उत्तर प्रदेश बदलेगा तो देश के आंकड़े भी बदलेंगे, चाहे वो कृषि क्षेत्र में हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन में हो। आज भी देश में सबसे ज़्यादा माइक्रो, स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज अगर कहीं है तो वो उत्तर प्रदेश में है। और अभी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम मैंने शुरू किया है। 1 महीने के अंदर 30 लाख से ज़्यादा बच्चों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है। तो हर क्षेत्र में मैं 2 साल के अंदर बता सकता हूं कि उपलब्धि है सरकार की। समाजवादी पार्टी जिन बातों को लेकर के जनता के बीच में गई थी, उन बातों को हम लोगों ने सरकार में उतारने का काम किया है। 3 साल अभी और है समाजवादी पार्टी के साथ। तो मैं समझता हूं आने वाले समय में जो लोकसभा चुनाव है, उत्तर प्रदेश की जनता आकलन करेगी। केंद्र सरकार के 10 साल, बहुजन समाज पार्टी के 5 साल, उन दोनों सरकारों को जब आकलन करेगी जनता, तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं ये पाएगी कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने 2 साल में परिवर्तन करने का काम किया है। आपने कहा कि आप डेवलपमेंट एजेंडा पे चल रहे हैं, लेकिन आप उत्तर प्रदेश में घूमिए और हम काफ़ी ट्रैवल करते हैं, वहाँ पे बार बार ये होता है, लोग कहते हैं कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी सरकार आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कर रही है, कम्युनल पॉलिटिक्स कर रही है, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कर रही है। बहुत रोष है, बहुत खफा है, बहुत गुस्सा है लोगों में। ऐसा क्यों होता है कि आप जो कह रहे हैं सड़क पे चलते हुए वो एहसास नहीं होता? देखिए, जिन दलों का एजेंडा कम्युनल है वो अपना रास्ता अपनाएंगे। समाजवादी पार्टी ने, सरकार ने ऐसी ताकतों को रोका है
और कई बार समाजवादी पार्टी कामयाब भी हुई है। उत्तर प्रदेश बड़ा है, बहुत सारे दल इस प्रयास में है कि उत्तर प्रदेश से ज़्यादा सीटें मिल जाएं, और उसके लिए उन्होंने हर तरीका अपनाया है। जहां घटनाएं हुई हैं उसका राजनीतिक लाभ लिया है। समाजवादी पार्टी ने और खासकर मैंने कहीं भी राजनीतिक लाभ लेने के लिए कोई ऐसा फैसला या कदम नहीं उठाया। जो समाजवादी पार्टी का एजेंडा क्लियर है कि डेवलपमेंट और सेकुलर स्टेट रहे। मैंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, कई कार्यक्रमों में जब सवाल किया कि आपका एजेंडा क्या होगा आने वाले समय लोकसभा चुनाव में, मैंने कहा समाजवादी पार्टी डेवलपमेंट की स्कीम्स, डेवलपमेंट एजेंडा लेके चलेगी, और जो सेकुलर है समाजवादी पार्टी सेकुलर एजेंडा को मजबूत करेगी। नहीं, जैसे मध्य प्रदेश की पहले हालत बहुत खराब हुआ करती थी, शिवराज सिंह चौहान वहां पे आए और एकाएक बीमारू राज्यों की जो श्रेणी है उससे मध्य प्रदेश उभरने लगा। हूबहू ऐसा बिहार में होने लगा जब लालू यादव गए और नीतीश कुमार आए। लगा कि बिहार की स्थितियां बदल रही हैं, काफी काम करने की जरूरत है, लेकिन छवि सुधरने लगी। उसी तरीके की उम्मीद थी जब आपको इतना बड़ा मैंडेट मिला। क्या आपको खुद लगता है कि जो मैंडेट आपको मिला उसको आप कामयाबी से इंप्लीमेंट कर पाए हैं, या जिस तरीके से एमपी और बिहार में अब प्रोग्रेस होने लगा है उस तरीके से प्रोग्रेस यूपी में भी हो रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश की तुलना किसी प्रदेश से ना की जाए। क्यों? इसलिए उल्टा नहीं प्रदेश है। की जाए कि आबादी के हिसाब से उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है और मध्य प्रदेश बगल का है प्रदेश। जो स्कीम्स उत्तर प्रदेश में चल रही, मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश में नहीं चल पा रही हैं, और मध्य प्रदेश में उस सरकार को, बीजेपी की सरकार को कई वर्ष काम करने का मौका मिला है, तब ये परिणाम दिखाई दे रहे हैं। मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश ने एमबीबीएस की सीटें कितनी बढ़ाई, कितनी सड़क बना रहे होंगे, ये सही है 10 साल में बना होगा, लेकिन बिजली का उत्पादन अगर वहाँ हो रहा है तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश खरीदेगा। अगर बिजली में सुधार हुआ तो उनको कितना वर्ष लगा, फीडर सेपरेशन किया उन्होंने, समय कितना लगा उनको। वहीं समाजवादी पार्टी की सरकार काम कर रही है, उन्हें अगर सब स्टेशन बनाने पड़ेंगे तहसील पर तो कितने सब स्टेशन बनाने उन्हें। आज उत्तर प्रदेश क्योंकि जनसंख्या की आबादी में ज़्यादा है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हमारे ज़्यादा है, तहसीलें ज़्यादा हैं, तो उतने ही हिसाब से हमें फीडर सेपरेशन में काम करना पड़ेगा। तो क्या आपको लगता है कि यूपी को स्प्लिट कर देना चाहिए? मायावती कहती है कि 4 हिस्सों में तोड़ दो। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक हैसियत और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की वजह से ही ये दिखाई देता है कि देश के सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री दिए हैं, और जो प्रदेश छोटे हैं, कोई ये कह दे कि बहुत तरक्की खुशहाली आ गई, क्या भ्रष्टाचार छोटे स्टेटों में नहीं बढ़ा? कई प्रदेश ऐसे हैं जहां पर मुख्यमंत्री 1 वर्ष नहीं रह पाता, तो कोई उदाहरण ये नहीं कि प्रदेश को बांटने से कोई बहुत बड़ा सुधार आ जाएगा। नहीं, पर आप क्या दोनों आंध्र तरफ से प्रदेश थोड़ी और आगे कर सकते हैं तेलंगाना कि का बंटवारा होने के बाद यूपी में प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि बहुत बड़ा है, लेकिन छोटा कर दोगे तो भी कोई सोल्यूशन नहीं। आप तो लेकिन दोनों उत्तर तरफ से आगे प्रदेश का जो उत्तर प्रदेश में काम हो रहे हैं, मैं समझता हूँ तेजी से आगे बढ़ेगा। जो विरासत में मुझे मिला, मान लीजिए वहाँ स्मारक बनाए हैं किसी ने, पत्थरों के हाथी लगाए हैं, पूरा बजट का पैसा पत्थरों के हाथियों पे लग रहा था, तो क्या सरकार ने रोका नहीं? जो पैसा बर्बाद हो रहा था, 3000 एकड़ लखनऊ शहर में पत्थर, स्मारक और मूर्तियां लगा दी गई, तो कम से कम हमने रोका है, और वही पैसा सीधा जनता में भेजा है। मान लीजिए मध्य प्रदेश को अगर लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन करना है बच्चों को, 5 साल में इतने बच्चे नहीं मिलेंगे जितने 15 लाख हम लोगों ने बांट करके दिखाए, और कोई छोटी मोटी कंपनी ने नहीं बांटा है। आप बेहतर समझते हैं, एचपी जैसी कंपनी ने बांट करके दिखा दिया। और डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम लोग कामयाब हुए, जिस बच्चे को देना था उस बच्चे तक पहुंचाने में हम सरकार कामयाब हुई है। नहीं, आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार अलग है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक बीएसपी की सरकार के टाइम पे स्कीम थी, इसका नाम था अंबेडकर ग्राम सभा विकास योजना। आपने स्कीम सेम रखी, उसका नाम कर दिया लोहिया समाग्रा ग्राम विकास योजना। मतलब वो अलग तरह की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करते थे अंबेडकर को लेके, आप अलग तरह की सोशलिस्ट लोहिया को लेके। मतलब सरकार बदली है, जो हम टॉपिक डिस्कस करें आइडेंटिटी पॉलिटिक्स वही है। तब अंबेडकर का नाम होता था, अब लोहिया का नाम। देखिए, आपने दोनों स्कीमें पढ़ी, केवल नाम पढ़े, स्कीम कैसे लागू हो रही है उसके बारे में आपने जानकारी नहीं की। जो अंबेडकर के नाम पर स्कीम बनी थी, वो जात के आधार पर गांव तय होते थे कि जिन गांव में इस जाति के लोग ज़्यादा हैं तो वही गांव चिन्हित होंगे। वहीं लोहिया विकास योजना जो लेके आए, राम मनोहर लोहिया जी के नाम पर हम लोग लेकर के आए, उसमें चिन्हित करते हैं कि जो गांव पिछड़ा है, जिस गांव में सड़क नहीं है, बिजली नहीं है। तो आपने अंबेडकर का नेम चेंज क्यों किया? मैंने ये कहा जो स्कीम का चलाने का आधार था, आपने केवल नाम पढ़ा। आपसे गलती केवल इतनी हुई कि नाम पढ़ करके आपने सवाल मुझसे कर दिया। अगर आप उस स्कीम को कैसे लागू किया जा रहा है अगर वो जानते तो मैं आप सवाल नहीं करते। आप तो भी नाम सेम रखते हुए स्कीम को चेंज कर सकते थे। नहीं, आपने भी तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। देखिए, जहां अंबेडकर के नाम पर स्कूल, कॉलेजेस, देश के जितने, हमारे प्रदेश के जितने पॉलिटेक्निक हैं, आप पता करिए, सब उनके नाम पे कर दिए।
जिन नामों को कोई नहीं जानता, उनके नाम पर कर दिए गए। भीमराव अम्बेडकर जी के सम्मान हम भी करते हैं, समाजवादी पार्टी भी सम्मान करती है, लेकिन उनके नाम को बदनाम करना, उनके नाम से बड़ा अपने आप को खड़ा कर देना, देश में कहीं बताइए, मान लीजिए अगर सम्मान करते हैं हम लोग तो उनसे बड़ी प्रतिमा हम अपनी लगा देंगे। जो मुख्यमंत्री थी उन्होंने भीमराव अम्बेडकर जी से बड़ी प्रतिमा अपनी लगाई, केवल इसलिए बताने के लिए कि मैं उनसे बड़ी हूं। आपने अपने आप को तो फुल मार्क्स दिए, जनता क्या मार्क्स देगी ये तो लोकसभा चुनाव में पता चलेगा, लेकिन आपके पिताजी आपको 0 मार्क्स देते हैं। देखिए, मैंने अभी उन्होंने हाल में एक बयान दिया, मैं बयान पढ़कर सुनाता हूं। उन्होंने कहा कि ए मुख्यमंत्री सुन लो, ऑफिसर्स क्लियरेंसेस में देरी कर रहे हैं, चापलूस लोग सरकार चला रहे हैं, चापलूस लोग चीटिंग करते हैं, ये चीफ मिनिस्टर की इमेज के लिए अच्छा नहीं। ये तो आपके खुद के पिताजी कह रहे हैं। देखिए, आकलन जनता करेगी, पिताजी नहीं। और क्योंकि सवाल जो पिताजी वाला पूछा बहुत पुराना नहीं है, 2 दिन पहले की बात है, और मैंने उसका जवाब भी दिया, और मैंने कल जो जवाब दिया वो आज भी दे सकता हूं। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, जो माँ बाप की डांट नहीं खाते बच्चे, वो बच्चे बिगड़ जाते हैं। देखिए, माँ बाप से डांट पड़े ये तो अच्छी बात है, लेकिन बचपन में, अब आप बड़े हो गए हैं, आप देश का सबसे बड़ा राज्य चलाते हैं, 18% देश की जनसंख्या आपके राज्य में है, आपको वो मुख्यमंत्री मानती है, और यहां आए दिन आपके पिता आपको पब्लिक में फटकार लगा देते हैं। देखिए, पिता हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और मैंने कहा, कल भी कहा, मैं आज भी शेयर करता हूं आपसे कि कई बार मैं ये आकलन नहीं कर पाता हूं कि ये पिता बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं, लेकिन वो कंफ्यूज है कि आप कंफ्यूज हो। लेकिन माँ बाप के लिए हम कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन माँ बाप के लिए हम और आप बेटे ही रहेंगे, छोटे ही रहेंगे। जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा, हम बड़े से ऊपर नहीं निकल सकते। तो स्वाभाविक है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उनको अगर कोई जानकारी मिलती है कि सरकार में कहीं कमियां हैं, तो वो जरूर है कि वो जनता के बीच में बताते हैं और सामने कहते हैं हमसे, और अगर कहीं गलती है तो उसको स्वीकार करते हैं, उसको सवाल लाने का काम करते हैं। पिताजी की रिपोर्ट सबसे ज्यादा तकलीफ है विपक्ष के लोगों को, वो इसलिए कि समाजवादी पार्टी की सरकार है और उन्हीं के पास विपक्ष है, तो ये तकलीफ विपक्ष को जरूर है। जैसे राहुल गांधी है सरकार के साथ, देखिए कि मतलब सरकार कांग्रेस की है, मनमोहन की है, वहां पे बच्चा कर देता है, यहाँ पे पिता कर देते हैं, तो सेम टू सेम। देखिए, जो उनके दल की बात है वो मैं नहीं कह सकता, सेम ही है, लेकिन हमारे दल में विपक्ष के लोग इसलिए परेशान है कि उन्हें विपक्ष नहीं मिल रहा, और जो काम सरकार ने किए हैं या जो सुधार करना है सरकार कर रही है उसके नहीं। क्योंकि आपके पिताजी का आपने अपना रिपोर्ट कार्ड पढ़ के सुनाया पहले 15 मिनट में, हम आपके पिताजी का रिपोर्ट कार्ड लेते हैं। वो कहते हैं कि अगर अखिलेश चाहते तो कानून व्यवस्था 15 दिन में बदल सकती थी, अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो 15 दिन में मैं कानून व्यवस्था को बेहतर करके रख देता। पिताजी का रिपोर्ट उन्होंने बहुत पहले कहा था, उसके बाद हम लोगों ने बहुत काम किया है सरकार की तरफ से, अच्छे काम करके भी दिखाए हैं। आपको नहीं कभी कभी लगता कि अगर इतनी ही डांट मारनी थी पिताजी तो आप ही बन जाते सीएम, मुझे क्यों बनाया हर रोज अगर डांटना है तो? देखिए, राजनीति में और जब आपका काम बड़ा हो और जब आपको फैसले बड़े लेने हो, हम समाजवादी लोग तमाम परिस्थितियों से गुजरे हुए लोग हैं। अब ये नहीं कि हम लोग 50 दिन पूरे ना हो पहले ही सत्ता छोड़ करके चले जाएं, 2 साल पूरे हो गए, 3 साल और काम करना है। तो जो परिणाम देने जनता को, जनता से जो बोल करके आए हैं, उसके लिए बहुत सारी परेशानियां भी आती हैं, बहुत सारे रास्ते अपनाने पड़ते हैं। तो जो लक्ष्य है समाजवादी पार्टी का कि लोग उत्तर प्रदेश के संपन्न हो, गैर बराबरी के खिलाफ कार्रवाई हो, गैर बराबरी खत्म हो, तो उसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की सरकार कामयाब हुई। मैं आऊंगा अरविंद केजरीवाल पे, पर उससे पहले पिताजी की रिपोर्ट कार्ड कहते हैं पिताजी की सीनियरिटी से मंत्री को जोड़ के देखा नहीं जाना चाहिए, उनके काम से देखा जाना चाहिए। आडवाणी जी ने मुझे फोन किया और कहा कि यूपी में करप्शन का स्तर बढ़ रहा है, वो कभी झूठ नहीं बोलते, मैं उनकी बात मानता हूं। मैंने अखिलेश को फौरन बताया, अखिलेश तुम्हारी छवि खराब हो रही है, इस तरीके से कभी सत्ता में दोबारा नहीं आओगे। काफी चिंतित हैं पिताजी आपके। देखिए, जो नेताजी ने कहा मुझसे, वो मैं समझता हूं बीजेपी के वरिष्ठ नेता की राजनीति नहीं समझ पाए, और उन्होंने जानबूझ करके नेताजी से कहा, क्योंकि ये पिता हैं और पुत्र को कहेंगे जाकर के, तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी की राजनीति थी कि पिता को लोकसभा में ये बता दो कि आपकी सरकार ठीक नहीं चल रही है, और आपके पिता फंस गए, फिसल गए। तो ये बीजेपी का देखिए कितने तेज लोग हैं ये।
देखिए आप हेडलाइन दे रहे हैं, इसमें मतलब फाइट हो जाएगी। आप जब लौटेंगे तो आपके पिता बोलेंगे अच्छा बच्चू ये बोल दिया तूने मेरे बारे में, ये तो ठीक नहीं है। सोचिए। सवाल ये है हाँ। कि मैं समझता हूँ लोकसभा में जो राजनीति की बीजेपी ने वो नहीं समझ पाए, और नेताजी को जो जानकारी दी नेताजी ने मंच से कह दिया, और मंच से कहा तो उसमें जहाँ गलती हुई उसमें सुधार लेके आए। ये बहुत पुरानी बात है। चलिए, पिताजी आपसे कहते हैं कि मैंने आपको सीएम बनाया, मुझे पीएम बनाओ। देखिए, समाजवादी पार्टी और इतना बड़ा दल जो है वो नेताजी ने ही बनाया है, और नेताजी ने लगातार वर्षों संघर्ष कर करके हम लोगों को भी मौका दिया काम करने का। ये पूरी पार्टी की जिम्मेदारी है, और मेरी खुद इसलिए भी जिम्मेदारी है कि मुख्यमंत्री हूँ, तो ज़्यादा सीटें कैसे जीते उत्तर प्रदेश में, वो काम तो समाजवादी पार्टी को करना पड़ेगा। और जब ज़्यादा सीटें जीतेंगे, परिस्थितियाँ क्या होंगी और परिस्थितियाँ क्या लेकर के आएंगी, ये अभी कह पाना मुश्किल है। जैसे पिताजी को आप में विश्वास नहीं है, आपको भी विश्वास नहीं कि पिताजी पीएम बनेंगे नहीं बनेंगे। देखिए, ये चुनाव प्रधानमंत्री का है, और केवल सवाल ये भी आप कर सकते हैं कि कितने प्रधानमंत्री बनेंगे। हर स्टेट में कहीं ना कहीं इस तरह के काम हो रहे हैं या लोग चर्चा में हैं। तो प्रधानमंत्री का चुनाव है, स्वाभाविक है जितने भी दल हैं वो अपने कोशिश करेंगे कि उनके बीच का ही प्रधानमंत्री हो। तो आपको लगता है कि साइकिल पे चढ़ के पीएम बन सकता है कोई एसपी का लीडर? समाजवादी पार्टी ने भूमिका बहुत अच्छी निभाई है। कई ऐसी समय आया है जहां पर सरकारें बनाई भी हैं और नेताजी ने प्रधानमंत्री बनवाए भी हैं। तो नैतिक तौर पर समाजवादी पार्टी की भूमिका बहुत अलग तरीके की रही है। आपको लगता है ये जो अलग अलग, आपने कहा कि हर स्टेट में एक पीएम कैंडिडेट है, आपको लगता है ये सारे पीएम कैंडिडेट्स जो खुद अपने आप को मतलब सबसे आगे मानते हैं, कभी साथ में मिल के काम कर सकते हैं? क्या आपको लगता है कि थर्ड फ्रंट की कोई सरकार बन सकती है चुनाव के बाद? देखिए, एक समय था कि लोग कहते थे कि गठबंधन की सरकार नहीं चलेगी, और मुझे याद है जब बीजेपी की पहली गठबंधन की सरकार बनी थी, जो संख्या थी उस संख्या को लेकर के तमाम तरह की बातें होती थी। लेकिन कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी इस रास्ते पे आ गई, हमारे देश की राजनीतिक दल इस तरह अपने आप को स्वीकार करने लगे हैं कि गठबंधन की ही सरकार बनेगी, और गठबंधन की सरकारें कई बनी हैं। कांग्रेस या बीजेपी का गठबंधन हो उसमें फर्क है, उसमें कम से कम 150 सीट या 180 सीट एक पार्टी की होती हैं और बाकी उसके इर्द गिर्द होती हैं। जैसे अगर थर्ड फ्रंट की सरकार हुई तो आपकी कुछ सीटें, कुछ दर्जन, 1.5 दर्जन, वो समय बताएगा कि कैसे क्या होगा। मालूम है, कहीं ना कहीं देश चाहता है इतने सारे छोटी छोटी पार्टी मिल के सरकार चला सकती हैं आपके हिसाब से? क्यों नहीं सरकार चला सकते हैं? कैसे चलेगी सरकार? जब प्रदेशों में ये अच्छा काम कर रहे हैं, क्या प्रदेशों में ये नेशनल पार्टीज नहीं काम कर रही? उनकी क्या राजनीतिक हैसियत नहीं है वहां पर? जब उन दलों को पीछे कर करके ये दल आगे आए हैं, तो मैं समझता हूं जब प्रदेशों में उदाहरण अच्छा दे रहे हैं, प्रदेशों में काम अच्छा कर रहे हैं, तो देश के हिसाब से भी अच्छा काम कर सकते हैं। आप मुझे ये बताइए, आपकी 200 सीटें हैं, आप कहा जाता है कि 5.5 मुख्यमंत्री हैं यूपी, मतलब आप ही की पार्टी में बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, उसको आप बेचारे संभाल पाने में आपको दिक्कतें हो रही हैं, उसको संघर्ष कर रहे हैं आप, लेकिन फाइट तो है। इस सिचुएशन में जब एक एसपी को संभालना एक सीएम के लिए मुश्किल है, कहां मायावती, जयललिता, ममता बनर्जी, मुलायम सिंह जो भी साथ में हो, वो कैसे सुनेंगे? कौन किसकी सुनेगा? कई सवालों पे आम राय बनती है, और मैं समझता हूँ देश के सवाल पर बहुत सारे राजनीतिक दल एक होकर के दिखाई देंगे आने वाले समय में। केजरीवाल से मुलाकात हुई आपकी? कभी मुलाकात नहीं हुई। करना चाहते हैं मुलाकात? मेरी इच्छा नहीं है। क्यों? बस यूं ही। क्योंकि ओरिजिनली समाजवादी पार्टी ने साइकिल पे चल के दिखाया कि हम आम आदमी, आपने कभी आम आदमी उस तरीके से यूज नहीं किया, लेकिन आपने टोपी भी है, कपड़े भी सेम है, साइकिल भी है, तो आपने दर्शाना चाहा। कपड़े ये नहीं पहनते, ये नहीं, ऐसे नहीं, आप पार्टी वाले आम आदमी के कपड़े पहनते हैं, आम आदमी के। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि जो आम आदमी की माइंड स्पेस है वो केजरीवाल ने जाके हड़प ली? देखिए, दिल्ली की राजनीति और उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत फर्क है, अन्य प्रदेशों की राजनीति में फर्क है। वहाँ जो राजनीतिक दल हैं सीधे सीधे जनता के बीच में काम कर रहे हैं, वहाँ के मुद्दे अलग हैं, वहाँ के सवाल अलग हैं, जनता के सवाल अलग हैं। इनके यहाँ कोई किसान नहीं है जहाँ कामयाब हुए हैं। मैं समझता हूँ ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो सवाल दूसरे दिखाई देंगे, पर जो शहरी काफी सारे बड़े शहर कोई बहुत ज्यादा असर हमारे यहाँ दिखाई नहीं देगा। हाँ, कोई बहुत ज्यादा असर हमारे यहाँ दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं आपके हिसाब से? कानपुर में उनकी रैली हुई, ठीक ठाक रैली हुई। कितनी रैली हुई? 20-25 हजार तो लोग आए ही। उनके कहने से मैं कहता हूँ मेरी 10 लाख की रैली थी। मोदी कहते हैं उनकी 20 लाख की रैली थी। मोदी कहते हैं उनकी 20 लाख की रैली। तो ठीक है, तो इसी तरह इनकी भी 15,000 की रैली थी।
नहीं, तो आपका मानना है, अच्छा ये बताइए, अमेठी में आपके हिसाब से राहुल गांधी जीतेंगे कि कुमार विश्वास? समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी नहीं है वहाँ, विधायक समाजवादी पार्टी के ज़्यादा जीते हैं। और जीत तो किसकी होगी, चुनाव जब परिणाम आएगा तब आप पता बिल्कुल लगेगा। कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे हैं लोकसभा इलेक्शंस को लेके। जब मैं बोल रहा हूँ आप कुछ मतलब कुछ कॉन्फिडेंस तो एग्जूट कीजिए कि आपकी 200 सीटें आई थी पहले। जिस लोकसभा के बारे में आप बात कर रहे हैं वहाँ समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी नहीं लड़ रहा है अभी तक। हाँ। बाकी भविष्य में लड़ेगा नहीं लड़ेगा वो नेताजी तय करेंगे। क्यों नहीं लड़ रहा? मैच फिक्सिंग है कांग्रेस से? मैंने कहा कि, और समाजवादी लोग कहते हैं कि जब सबसे ज्यादा कमजोर कांग्रेस पार्टी होगी तो समाजवादी लोग उसके साथी होंगे। अभी सबसे कमजोर है कांग्रेस पार्टी। नहीं, पर आप क्यों चाहते हैं कि राहुल गांधी जीत जाए? आपको अपना कैंडिडेट उतारना चाहिए वहां पे। वहाँ हमारी पार्टी ने पिछली दफे भी नहीं चुनाव लड़ाया था, और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने कुछ सीटों पर नहीं चुनाव लड़ाने का फैसला लिया है। पर इसीलिए तो अरविंद केजरीवाल कहता है कि बड़ी पार्टियों में मैच फिक्सिंग है। हमारा कोई मैच फिक्सिंग नहीं है। नहीं। ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन चर्चा ये हो रही है कि मोदी की एक वेव बिल्ड हो रही है यूपी में। कुछ कुछ पोल्स तो दिखा रहे हैं कि 50 तक सीटें आ सकती हैं। 36% वोट शेयर, पहले 18 था, डबल होके 36% हो जाएगा, 36%। क्या आपको भी नजर आ रही है मोदी की वेव? अभी तक तो उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई माहौल नहीं है। हालांकि ये सच है कि बीजेपी ने कुछ संख्या बढ़ाई है जनता की, थोड़ा बहुत उनकी रैलियों में भीड़ आने लगी है, लेकिन कोई ये कहे कि परिणाम उनके पक्ष में हो जाएगा, ये कह पाना मुश्किल है। नहीं, पर आप ये तो मानेंगे जब वाराणसी में रैली होती है, कानपुर में होती है, बड़ी भीड़ आती है, जबरदस्त, मतलब इतनी भीड़ तो किसी भी रैली में, किसी भी नेता की रैली में हाल फिलहाल में नहीं है। इतना मानेंगे कि नहीं मानेंगे? देखिए, आपने अगर भीड़ की बात की है तो आप जानकारी करिए, समाजवादी पार्टी की रैलियों ने उनको पीछे कर दिया। चाहे हमारी आजमगढ़ की रैली हो, सहारनपुर की रैली हो, मैनपुरी की रैली हो, एक भी रैली का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी की रैली नहीं कर पाई। हाल में जो रैली हुई, जो लखनऊ में रैली, बहुत बढ़ चढ़ के बताएगी कि रैली हुई है। मैंने शुरू में जो बात कही आपसे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े चमत्कारी हैं। जब ये लोग बैठते हैं तो आगे पीछे दाएं बाएं रास्ता छोड़ करके बैठते हैं। हमारे लोग रैली में एक से दूसरे से टकरा करके बैठते हैं, बिल्कुल करीब पहुंच करके बैठते हैं। इलाहाबाद की रैली बहुत बड़ी रैली थी लखनऊ के रैली के मुकाबले। तो ऐसा क्यों होता है जब जो लोग आकलन कर रहे थे कि जनता में मुकाबला हो रहा है, जनता के मुकाबले में भी बीजेपी को हमने पीछे कर दिया। तो ऐसा क्यों होता है कि जब मोदी लखनऊ आते हैं अखिलेश लखनऊ छोड़ के भाग जाता है? जो कार्यक्रम हुए, हाँ, पता नहीं कैसा समय हुआ कि दोनों दलों के कार्यक्रम आगे पीछे या उसी दिन हो गए तय। समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यक्रम पहले तय कर दिए, उसके बाद बीजेपी ने भी हो सकता तय कर दिए हो उन्हीं तारीखों में। ये देखते हुए कि अखिलेश लखनऊ में कब नहीं है। लेकिन टॉपिक पे एक बार फिर लौटते हैं। आप बताइए कि क्या आपके हिसाब से मोदी उत्तर प्रदेश को आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से निकालते हुए डेवलपमेंट एजेंडे पे ला सकते हैं? वो कहते हैं कि मैं आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स नहीं करता, मैं विकास की राजनीति करता हूं। हर बार जब वो भाषण देते हैं वो जात पात की चर्चा नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ उनका फोकस विकास पे रहता है। देखिए, बड़े दिल का व्यक्ति ही प्रधानमंत्री बन सकता है, और उनके भाषण में अगर आप सुने तो वो कहते हैं शेर हमने दिए, मैंने जवाब नहीं दिया, शेर दिए धन्यवाद, लेकिन आपने हमसे कौन कौन से जानवर लिए वो उसकी भी सूची कभी दे दो। क्या लिया? वो कहते हैं कि अमूल बहुत अच्छा है, उत्तर प्रदेश में अमूल वो भेज रहे हैं क्या? मैंने जानकारी की उनके लोगों से, अमूल के लोगों से, कि आप उत्तर प्रदेश में क्यों आ रहे हैं? तो बोला यहाँ का बाजार अच्छा है, यहाँ पे दूध अच्छा है, इसलिए हम यहाँ पर कारोबार करने आ रहे हैं। एक प्रधानमंत्री हो का प्रत्याशी बन रहे हो, बीजेपी इतने बड़े दिल की पार्टी हो, और बहुत छोटी बातें कर रहे हो कि शेर हमने दिया आपको, लेकिन हमने क्या दिया वो आज तक नहीं बताया। क्या दिया आप बता दो। आप पूछिए उनसे हमने क्या क्या दिया है। अगर शेर बताने की बात है तो उन्होंने, स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ तो भेजा होगा उनके पास। आपने और अमूल अगर आ रहा है तो उत्तर प्रदेश का इतना बड़ा बाजार देख के आ रहा है। उत्तर प्रदेश में दूध का उत्पादन बहुत है, देश में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि मोदी गेहूं का पैदावार उत्तर प्रदेश में है, गन्ने की पैदावार उत्तर प्रदेश में है, चीनी का उत्पादन उत्तर प्रदेश में है, आलू का उत्पादन उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश से मुकाबला शुरू कर दिया, क्योंकि बड़ा प्रदेश है, किसी आंकड़े में उत्तर प्रदेश का मुकाबला नहीं कर सकते। आप एक एक भाषण सुनिए और एक एक स्टेज देखिए, कितना बदल गए। किसी स्टेज पे लगा कि कोई धार्मिक कार्यक्रम होने जा रहा है, किसी स्टेज पे गए तो किसी राजनीतिक दल के किसी वरिष्ठ नेता के फोटो लगाने से कोई लाभ मिल सकता है तो उन्होंने काम किया।
उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा डेवलपमेंट नहीं है, और डेवलपमेंट का एजेंडा होता तो उत्तर प्रदेश के लिए कुछ कह के जाते कि हम उत्तर प्रदेश के या देश के पैमाने पे ये काम करेंगे। किसी भाषण में मुझे कहीं नजर नहीं आया। जो आंकड़े पेश किए वो गलत आंकड़े पेश किए, वो मैं समझता हूँ उसके बारे में देश ने चर्चा की है और तमाम अखबारों ने लिख दिया कि आंकड़े क्या पेश किए। नहीं, पर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। सवाल ये है कि मोदी कहते हैं कि जो बाकी पार्टीज हैं, आपकी पार्टी बीएसपी है, ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करते हैं। यूपी को विकास चाहिए, जिस तरीके से यादव, मुसलमान, दलित, अपर कास्ट, इससे हटते हुए सिर्फ और सिर्फ बगैर डिस्क्रिमिनेट किए, बगैर अपीजमेंट के यूपी को विकास चाहिए। आप हमारी कोई भी स्कीम उठा करके देख लीजिए, कहीं भी किसी तरह का मापदंड नहीं दिखाई देगा कि हम जात के आधार पर, धर्म के आधार पर काम कर रहे हैं। मैं आपको छोटा उदाहरण देता हूं। मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आपको डांट लगाई कि जो आप कॉम्पनसेशन दे रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ आप मुस्लिम्स को दे रहे हो, बाकियों को क्यों नहीं दे रहे। सुप्रीम कोर्ट से आपको डांट पड़ी, जो बाकी आरोप सुप्रीम छोड़िए। कोर्ट ने कहा और सुप्रीम कोर्ट के सामने जानकारी पूरी की पूरी हमने दी, बिना भेदभाव के, चाहे वो हिंदू रहे हों, मुस्लिम रहे हों या कोई समाज के लोग रहे हों, उनको बराबर का जो मुआवजा मिलना चाहिए था वो किया है। उनके घरों का नुकसान हुआ हो, उनकी चीज़ों का नुकसान हुआ हो, बिना भेदभाव के समाजवादी पार्टी ने नौकरी, मुआवजा और पूरी मदद करने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं, देश में कहीं अगर दंगा हुआ हो, मरने वालों को कभी भी 10 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर नौकरी दे दी गई हो। जो है वहाँ के जो प्रभावित हैं, वो कहते हैं कि उनको आपके नहीं मिला। पास जानकारी नहीं है। नहीं, आपके पास जानकारी नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में हमने जानकारी दी है और उसके बाद आपको डांट भी पड़ी सुप्रीम कोर्ट के सामने जानकारी हम लोगों ने दी। मैं समझता हूं कहीं जो कुछ रहा हो जानकारी की कमी की वजह से, लेकिन बिना भेदभाव के, चाहे किसी पक्ष का किसी की जान गई हो, सरकार ने पूरा मुआवजा दिया है। देश में कहीं घटना हुई होगी, इतने बड़े पैमाने पे मदद नहीं हुई। मरने वाले के परिवार को क्योंकि वापस कोई नहीं कर सकता, जो रह गए वो आगे कैसे उनका जीवन चलेगा, इसलिए नौकरी सरकार ने केवल 10 दिन के अंदर दे दी, 2 हफ्ते के अंदर नौकरी दे दी, सबको दी, जितने भी लोग हैं। 15 लाख रुपए तक दिए, हालांकि हाँ 12 लाख रुपए दिए थे। कहते हैं कि 2002 के बाद हम लोग 2002 के बाद गुजरात में कोई भी दंगा नहीं हुआ, और पिछले ही 1 साल में जो सरकार के आंकड़े हैं वो कहते हैं कि छोटे बड़े मिला के उत्तर प्रदेश अकेले में 100 दंगे हुए। आखिरकार दंगे करने वाले कौन हैं? सरकार रोक रही है, और तमाम घटनाएं मैं बता सकता हूं जहां वो छोटी छोटी घटनाओं को इन्होंने बड़ा रूप दिया है। बगल में मेरठ है, एक विधानसभा में छोटी छोटी घटनाएं हुई, उनको बड़ा रूप देने वाले कौन थे? बीजेपी के लोग। कैसे मालूम? एमएलए थे बीजेपी के। वो तो प्रूव नहीं हो पाया। एमएमएस को इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। पुलिस ने ड्रॉप कर दिया केस? नहीं, कोई केस ड्रॉप नहीं किया। नहीं, जो 2 एमएलए कोई केस ड्रॉप नहीं किया है। जो कार्रवाई होनी थी, जिनके ऊपर कार्रवाई की, जेल गए, जो धाराएं हैं वो लगेंगी उन पर। मान लीजिए एमएमएस बना करके कहीं अफगानिस्तान या किसी दूसरे देश का एमएमएस बना करके उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में भेजा, लोगों को भड़काया। भाषण किसने गलत दिए? एक लड़की के साथ घटना हुई, उसको हिंदू और मुसलमान का रूप किसने दिया? आपको याद होगा रुड़की की एक घटना थी, उसका हिंदू मुसलमान का किसने झगड़ा लगाया? फिरोजाबाद की मैं घटना बता सकता हूं, जहां पर एक पिता ने अपने बेटी का हत्या कर बलिदान दिया, जो कि बाद में जानकारी मिली। उसको हिंदू मुसलमान का रूप कौन दे रहा था? झांसी में 100 साल से हिंदू और मुस्लिम परिवार के लोग रह रहे हैं, कभी झगड़ा नहीं हुआ, ना एक दूसरे को हटाने की बात हुई। बीजेपी के लोगों को जानकारी मिल गई, कहते वो यहाँ पर हटाए जाएंगे लोग। उनके बड़े एक सांसद गए, मैंने गिरफ्तार करके उनको वापस भेजा। एक और दूसरे नेता भी 1 हफ्ते पहले पहुंच गए। तो ये जो कौन करा रहा है आखिरकार उत्तर प्रदेश में? ये बीजेपी के लोग शामिल हैं। बाबा, मैं कह रहा हूँ, कैसे प्रूव कर पाए? मैं एक एक घटना के बारे में मैंने कोट किया है, अगर ये भी गलत हो मैं स्वीकार कर लूंगा। आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये बताइए, बाबाओं ने परिक्रमा शुरू की, उस समय पर कोई परिक्रमा नहीं की जाती है, लेकिन बाबाओं ने तय कर लिया और बाबा लोग परिक्रमा करने चले गए। उसको अगर किसी ने रोका तो सरकार ने रोका है। तो उत्तर प्रदेश का माहौल अगर कोई खराब करने के काम कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी उनके सहयोगी दल है। आप समझा रहे हैं कि यूपी में दंगे क्यों हुए, लेकिन ये तो मांगे कि गुजरात में 2002 का कोई भी दंगा नहीं हुआ। क्या इससे कुछ वहां सरकार कराने वाली थी दंगा, यहाँ सरकार रोक रही है, क्योंकि तमाम ऐसे दल जो हैं इस प्रयास में कि उत्तर प्रदेश का माहौल खराब हो, जिससे उन्हें राजनीतिक लाभ मिले। कुछ सवाल लें ऑडियंस से, इजाजत है आपकी? आपकी इजाजत से चलिए। Who wants to ask a question? Shehzad. My
My name is Shehzad. Although Samajwadi Party opposes English, since you studied in Australia, I'm sure you'll understand the question in English. I understand. There's no issue there. But I only speak in Hindi. I feel more comfortable in Hindi. I was just pointing out the hypocrisy. Anyways, the question is, I'm a Muslim and I worked in the Muzaffarnagar riots. एक सेकंड शहजाद, मेरे हिसाब से बताना जरूरी होगा कि आप कांग्रेस के साथ काम करते हैं, ये जानते हुए अब आप सवाल अपना दीजिए. I am associated with the Congress Party. Thank you so much. So you claim that your party represents the ideology of secularism and of Samajwad. Let me point out why that may not be correct. As Rahul rightly put it, the order consisted of the terms only Muslims, which basically is... Just ask a question. Yeah, no speeches. So the question is that how come a secular party like yours has its leader who says that the victims are conspirators from BJP and Congress? Your Minority Affairs Minister, Mr. Azam Khan, doesn't find it convenient to visit the camps but goes to a junket in Europe. You all spent 10 crore rupees on Saifai, which could have served 1 lakh families with blankets and food. And how come that is part of your secular and Samajwad? What kind of secularism and Samajwad is that? ये इन्होंने अच्छा किया अपना बता दिया कि मैं कांग्रेस का हूँ. मैंने बताया. अगर ये ना भी बताते तो मैं समझ जाते ये कांग्रेस के हैं, क्योंकि इनको लड़ाई किससे लड़नी यही नहीं जानते हैं. इनको यही नहीं पता लड़ना किससे है. और ये नहीं, इनके सबसे बड़े नेता वहां पहुंचे थे, सब लोग पहुंचे. उन्होंने इनसे पूछिए आपने क्या मदद की वहां पर. और मैंने कहा कि तुम्हारा जब दूसरी बार गए ये लोग पहुंचे, जब दूसरी बार ये पहुंचे, मैंने सबके सामने कहा अगर उनके पास कोई सुझाव हो मैं सुझाव लेने के लिए स्वीकार करता हूं और सरकार की तरफ से उनकी मदद करूंगा. इनके नेता ने एक भी सुझाव नहीं दिया मुझे, एक भी नहीं. इनकी सरकार ने एक भी सुझाव नहीं दिया. और ये कर क्या रहे हैं उसका भी जान लीजिए. मुझे किसी ने बताया कि FM दिल्ली में एक ऐड चल रहा है कि मुजफ्फरनगर के लोगों को कंबल और गर्म कपड़े चाहिए. मैंने कहा जानकारी करूं कि ये FM और दिल्ली में बज रहा है. फिर मैं देखता हूं एक अंग्रेजी चैनल के नीचे लाइन चल रही है कि कंबल रजाई कपड़े चाहिए वहां पर. अंग्रेजी चैनल पे चला रहे हैं, FM पे चला रहे हैं, और जो सरकार कर रही है काम वो दिखाई नहीं दे रहा इनको. इन्होंने क्या मदद की? मैंने सुझाव मांगा, आज तक सुझाव नहीं पहुंचा इनका. ये बताइए, जब इसलिए इनको पता ही नहीं है कि लड़ना किससे है. आपने ये पॉइंट तो रखा, लेकिन जब मुजफ्फरनगर में दंगा पीड़ित लोग अभी भी राइट कैंप्स में रह रहे हैं, वहां पे आप बॉलीवुड स्टार्स का करोड़ों रुपए खर्च करके एक सम्मेलन कर रहे हैं, वहां पे बॉलीवुड स्टार्स नाच रहे हैं, कहीं ना कहीं सिंपैथी का अभाव नहीं है? क्यों ऐसा का मतलब थोड़ा तो एक दर्द होना चाहिए कि आप ही के लोग हैं, आप ही का राजधर्म है वहां पे, वो सर्दी में मैं हर दुख तकलीफ को स्वीकार करता हूँ. फिर क्यों पार्टी की उस वक्त? हर परेशानी को मैं समझता हूँ. ये तो कम बताया आपने 10 करोड़. बहुत जानकार लोग, बहुत समझदार लोग बोले और अखबार के बहुत बढ़िया लोग बोले कि वहां पर 300 करोड़ रुपए खर्च हुआ है, सरकार का पैसा खर्च हुआ है. इन्होंने भी कह दिया कि सरकार का खर्च हुआ है पैसा. कम से कम अपनी जानकारी और होमवर्क करके अच्छा आना चाहिए था. और सैफई महोत्सव पहली बार नहीं हुआ है. इनको तकलीफ ये नहीं है कि भाई सैफई में महोत्सव हो रहा है, इनको तकलीफ ये है कि सलमान खान सैफई क्यों पहुंच गए, माधुरी दीक्षित सैफई क्यों आ गई. सैफई का महोत्सव पहली बार नहीं हुआ है. सैफई महोत्सव को कराने की एक वहाँ सोसाइटी है, वो हर वर्ष करती है. इन्हें ये नहीं दिखाई दिया कि वहाँ साइकिल चलाई गई. इन्हें बुराई क्या लगी उसमें? मैंने 26 किलोमीटर उन तमाम गरीब लड़कों के साथ, नौजवानों के साथ जो हर बार उस हिस्सा लेते हैं, मैंने चलाई 26 किलोमीटर साइकिल. उसमें इनको लगा कि इनकी साइकिल अच्छी नहीं थी, साइकिल कोई विदेश की थी, उसमें इन्होंने जो पैडल मारा उससे पसीना भी नहीं आया. ये इनको तकलीफ है. वहाँ पर हमने जो आपके ओलंपिक में जिनको सम्मान दिया दुनिया ने, देश ने, उनका सम्मान हम लोगों ने किया, वो किसी चैनल पर नहीं दिखाई दिया. वहाँ पर जो व्यापार करने वाले छोटे दुकानदार हैं, जो छोटे गरीब हैं, वो वर्षों इंतजार करते हैं, पूरे साल इंतजार करते हैं कि सैफई का महोत्सव होगा, 15 दिन हमारी दुकान लगेगी, मैं कारोबार करूंगा, उसके बाद दूसरे बाजार में जाऊंगा. छोटे दुकानदार, वो इन्होंने नहीं बताया. 30,000 बच्चों ने एक साथ एक सुर एक ताल का गाने गाए, अलग अलग भाषाओं में देश का, वो पता नहीं लगा. दूसरा जहां बात कर रहे हैं, आप जानकारी करिए कि जब सलमान और तमाम एक्टर स्टेज पर थे, कई प्रेस के लोग भागे कि ऑटोग्राफ ले लें इनके, और हम लोगों ने रोका. नहीं रोकते तो स्टेज पे पहुंच गए होते. जर्नलिस्ट यू डिनाइड. मैं क्यों डिनाई करूं? मैं थोड़ी जो थे वो डिनाई करें, इसमें मैं क्या कह सकता हूं. लेकिन नहीं, ये बताइए आजम खान से आपका रिश्ता कैसा है? वरिष्ठ नेता, वो निकल गए, मतलब पूरा यहाँ पे वरिष्ठ नेता हैं और
पार्टी, नेताजी, हम सब लोग उनका सम्मान करते हैं। नहीं, क्योंकि उन्होंने एक बयान दिया मुजफ्फरनगर दंगों के बाद कि मुसलमान उत्तर प्रदेश का डिसअपॉइंटेड है, कंफ्यूज्ड है, इनसिक्योर है आपके राज में। देखिए, जहाँ तक मुस्लिम समाज की बात है, वो निर्णय लेना जानते हैं और बहुत समझदार हैं, और जब कभी उन्होंने निर्णय लिया है बहुत सोच समझ के निर्णय लिया है। जो हम कर सकते थे सरकार के स्तर पर वो उनके सामने आएगा, और जो सरकार की पॉलिसी के माध्यम से हम लोग लाभ पहुंचा रहे हैं या उनको भी जोड़ने का काम कर रहे हैं वो भी सामने आएगा। इलेक्शन आ रहा है, सब चीज़ें सामने आ जाएंगी, लेकिन कई दलों को ये पता नहीं है कि किसके खिलाफ लड़ना है, और एक दल ऐसा है जो सांप्रदायिकता की आग में उत्तर प्रदेश को डालना चाहता है। आप कह रहे हैं कि राहुल कंफ्यूज और मोदी कम्युनल है, ये खबर निकली। आप कह सकते हो। चलिए, आप यहाँ पे आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। I want to call Preeti on the stage, and she has a new innovation that is being introduced, and we're starting with you. Yes, Preeti. Well, we'd like to make this session a little more interactive. So once again, I'm going to introduce our audience to what we call a voting meter. As we speak, these voting meters are going to be handed out to our audience. Let me just quickly make you familiar with what this small gadget is. We're going to be throwing a question to our audience on this particular session. And लोकसभा चुनाव तक वेट नहीं करना होगा, अखिलेश अभी लगे हाथ वोटिंग करा देते हैं। So you're going to be handed over this small machine. Do switch it on. There's a button right on top which is on and function at the bottom on the left-hand side. Press them both together, your machine is active. The minute that happens, you have 4 options here, A, B, C, and D. We're going to be giving you the question in the next 10 seconds. The question, we're going to just put it out there. And whichever option you deem fit, you agree with, press that particular button, be it A, B, C, or D. We're going to tabulate the results immediately and show you the results right there. So let's quickly move on to the question for this session. The question we put across, what does Akhilesh Yadav stand for? A, cynical identity politics. B, development agenda. C, confused politics. D, dynasty politics. So do exercise your right to vote. You have these small voting meters with you, and in just the next 30 seconds to a minute, we are going to tabulate results and show you on what this August House thinks of the Chief Minister of Uttar Pradesh. अखिलेश बेचारा टेंशन में आ गया, आप चिंता ना कीजिए, इससे लोकसभा सीटों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। Once again, let me explain it. Do turn it on. You have this small machine with you. There is a button called on right in the center. Press that along with the button which is bottom extreme left. Press them both together. Your little voting meter is on. Then you have 4 options, A, B, C, and D. Press one of them, and you've made your choice. And yes, it's going to be a secret. We wouldn't know what you voted for. ये तो नोटा All right, there you have it. Dynasty politics is what this August House has gone with, and by a whopping margin there. No, ये तो नोटा चला है, पहली बार नोटा चला है यहाँ पे। Oh, none. All right, yes, yes. 1 second. No, can we reset and start again? यहाँ नोटा प्रेस हो गया सबसे पहली बार, मतलब सुप्रीम इलेक्शन कमीशन को लगा चलो नोटा कहीं तो चला दिल्ली में। All right, we're going to take just another minute, and we're going to try and tabulate the results and put it out there. We give you another minute. For those of you who haven't done it, you can still exercise your vote. Let me once again explain to you how these voting meters work. Switch it on. There's an on button right on top. Press that along with function. Press both of them together. Your machine is on, and you can exercise your right by pressing A, B, C, and D. And this is the question that we're putting out there. What does Akhilesh Yadav stand for? A, cynical identity politics. B, development agenda. C, confused politics. And D, dynasty politics. All right, this seems to be taking a bit of time. We're going to try and wrap our heads around it. Do we have a result yet? Yes, we do. All right, No, I think, Preeti, the answer is D. See, we'll leave nota out. But that's 64%. So 64% of you haven't voted. But, all right, we're going to try and make this work. But, No, but this is like, Preeti, the electronic voting machines, when they were introduced the first time, the voters took some time to get the hang of it. So I think as the sessions will roll on, everybody's just going to get into the groove and figure out. But for the time being, dynasty politics, if that is the highest response,
क्या कहना है अखिलेश? यहाँ की जनता मानती है, यूपी के वोटर नहीं है ज्यादातर, लेकिन फिर भी मानती है कि डिनेस्टी पॉलिटिक्स रिप्रेजेंट करते हैं आप। मैंने आपने पहले कह मैंने दिया जवाब पहले हाँ, बता दिया ये था। बातों से। इन्होंने कहा था जब वोटिंग चल रही थी कि डिनेस्टी पॉलिटिक्स आएगा। मैंने पहले जवाब बता दिया था, और वो इसलिए कि नेताजी और मेरे परिवार के बहुत सारे लोग राजनीति में हैं। सबको यही लगता है क्योंकि उनकी वजह से ही मैं राजनीति में आया हूँ। स्वाभाविक है, उनका नाम, उनका काम और उनकी वजह से ही मैं यहाँ हूँ। उससे बाहर निकलना, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, उसको बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन जहाँ तक काम करने की बात है सरकार में, मान लीजिए हम लोग साइकिल चला रहे हैं, तो ये अपने आप हम लोगों ने तय किया, यूथ के लोगों ने तय किया। अभी मान लीजिए कल ही एक यात्रा खत्म हुई जहाँ हम लोगों ने जंतर मंतर से लेकर के लखनऊ तक साइकिल यात्रा की है, 3 रास्तों से उत्तर प्रदेश के, तीनों नेशनल हाईवे 2, जीटी रोड और एक गढ़मुक्तेश्वर के रास्ते से। तो ये सही है कि जो जवाब आया है आप लोगों की तरफ से, स्वाभाविक है वो ये सोचेंगे क्योंकि हमें अभी बहुत काम करना है, और जो नेताजी और पार्टी का जो एक बहुत बड़ा ये मान लीजिए नाम है, और कामों से बाहर निकलने में समय लगेगा। तो आपके 2 बच्चे हैं ना? 3। उनमें से कौन आएगा पॉलिटिक्स में? अगला सीएम कौन बनेगा 20-25 साल बाद? देखिए, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, जिस समय मैं राजनीति में आया हूँ, मैं नेताजी और जनेश्वर मिश्र जी का धन्यवाद दूंगा। और जनेश्वर मिश्र जी का इसलिए भी कि कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि इसको राजनीति में आना चाहिए। जो एक कहावत है ना पुरानी हिंदी में, उसकी वजह से मैं राजनीति में आ गया। मैं आपको तारीख बता देता हूँ, कल भी हालांकि मैंने कहा, 24 नवंबर 1999 मेरी शादी हुई और 18 फरवरी 2000 में मैं एमपी बन गया था। तो लोग जो कहते हैं ना कि शादी के बाद किस्मत खुल जाती, वो मेरे साथ हो गया। अब यूपी की जनता माने कि किस्मत उनकी खुली है, तब बात बनेगी। और जब ये डी से चेंज होके बी पे आएगा, जब यहाँ बैठे लोग और इम्पोर्टेंटली यूपी के लोग कहेंगे कि यू रिप्रेजेंट डेवलपमेंट पॉलिटिक्स, देखिए जहाँ तक तब यूपी की जनता की हमारी बात तो पहुंचे। मान लीजिए हमने लैपटॉप बांट दिया, इट्स ए सोशलिस्ट एंड सेकुलर स्कीम। इससे बेटर स्कीम बता सको? लैपटॉप में सोशलिज्म क्या है? सबको बराबर खड़ा कर दिया। अगर यही बात आप इंक्लूसिव ग्रोथ कहते तो सब समझ में आती है, क्योंकि मैंने सोशलिज्म बोल दिया इसलिए आपको समझ में नहीं आ रही। व्हाट इज डिजिटल डिवाइड? तो बस इतना ही फर्क है कि जब मैं कह रहा हूं कि मैंने लैपटॉप बांट करके सबको बराबर खड़ा कर दिया, और जिस समय इंटरनेट उनके हाथ होगा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज सब में, चाहे वो गांव के बच्चे हों चाहे शहर के बच्चे हों। आप चेक करते हैं कि अच्छे से यूज हो रहा है कि लोग उसे? मैंने चेक किया है, और मैंने एक अलग से टीम लगा करके इस बात को जानना चाहा कि आखिरकार बच्चे क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 95% बच्चे सीखना चाहते हैं, नंबर 1। जो नहीं जानते उसके बाद भी जानना चाहते हैं। नंबर 2, पढ़ाई में जितना इस्तेमाल हो सकता है वो कर रहे हैं, और स्वाभाविक है उनके पास अगर लैपटॉप है तो फिल्म भी देख रहे हैं और इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे भी जा रहे हैं। अखिलेश यादव, आप इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में आए, आपके साथ इस साल के कॉन्क्लेव की शुरुआत हुई। हम इसी उम्मीद के खत्म करेंगे कि अगली दफा डिनेस्टिक पॉलिटिक्स से चेंज होते हुए बी पे आप आ जाएंगे, जो होगा डेवलपमेंट पॉलिटिक्स। थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स हियर इट फॉर द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, अखिलेश यादव। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Ladies and gentlemen, a big round of applause. Akhilesh Yadav, the Chief Minister of Uttar Pradesh. I would request Mr. Yadav and Rahul to please remain on stage as I call upon Mrs. Birla, Chairperson, Aditya Birla Center for Community Initiative and Rural Development, to come up on stage and present a token of appreciation to the Chief Minister of Uttar Pradesh. Once again, ladies and gentlemen, can we please have a big round of applause? Akhilesh Yadav, a riveting session. Thank you. Thank you, Mr. Yadav. Thank you, Rahul. Thank you, Mrs. Birla.